आदाब, अभिनंदन, आभार। चलिए, आज मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। आखिरकार थंबनेल में आपने देखा होगा, थंबनेल में लिख रहा होगा टेस्ट पेपर एनालिसिस। मेरे भाई, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इसको सपोज करके चलता हूं कि आप लोग पहले से, जो आप जेईई बच्चे और नीट की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो पहले किसी ना किसी कोचिंग में जुड़े होंगे, तभी ये वीडियो देखिएगा। किसी न किसी कोचिंग में जुड़े होंगे, या फिर जो बच्चे घर में रहकर तैयारी कर रहे हैं वो कोई ना कोई टेस्ट पेपर की सीरीज ले रखे होंगे। क्लियर? अब सबसे बड़ा सवाल आता है, मुझसे बच्चे पूछते भी है, क्या भैया जेईई और नीट के लिए ड्रॉपर्स हो, चाहे वो नर्चर में जो 11th में हो, जो 12th में हो, जो जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्या उनको टेस्ट की रिक्वायरमेंट है? यार, ये सवाल तो बड़ा बेकार बेवकूफी वाला सवाल है। क्या पूछ रहे हो कि टेस्ट जरूरी है कि नहीं? तुम जेईई और नीट को समझ क्या रखे हो? आप समझिए, कोई बड़े युद्ध की, अगर आप बड़े युद्ध में जाना है लड़ने के लिए, तो आपको तैयारी क्या करनी पड़ेगी? पहले से करनी पड़ेगी कि नहीं? आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि नहीं? एक ट्रायल करना पड़ेगा कि नहीं? तभी तो आप जा पाओगे। जैसे कि चंद्रयान 3 अभी लॉन्च हुआ, तो सीधा नहीं लॉन्च हुआ, पहले उसके कई सारे, एक तरह से साइंटिस्टों के लिए चंद्रयान 3 को लॉन्च करना हमारे लिए क्या था? एक युद्ध ही तो था। अब उसको सफल होना या विफल होना वो डिपेंड करेगा ना, कि आप देखो, सिंपल सी बात है, लॉन्चिंग से पहले उन्होंने कई सारे वो एग्जामिन किया होगा, अपने आप को प्रैक्टिस किया होगा कि क्या लॉन्च हो रहा है सही कि नहीं हो रहा है, टेस्टिंग की होगी कई सारी। तो सिमिलरली आपको भी वहां कर टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, जो कि बड़े से बड़े साइंटिस्ट को बना रहे हैं, आईटी होल्डर बना रहे हैं, वो लोग बना रहे हैं, वहां तो वो लोग भी टेस्टिंग करते हैं। तो आप तो अभी तो आप पैदा हो रहे हो जेईई पे, पैदा मतलब समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या करना चाहता हूं? तो इसका मतलब वाकई टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा भाई। देखिए, टेस्ट देने से एक चीज और होती है, एक तो पहली बात तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, और दूसरी चीज कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ, हमारी तैयारी कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही। तो मैं एक सपोज करके देता हूं कि आप अपनी कोचिंग या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए होंगे और वहां पे टेस्ट दे रहे होंगे। और ड्रॉपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट देना, क्योंकि ध्यान रखिएगा, आप टेस्ट पेपर भी आपके रैंक में एक बूस्ट का काम करता है। बूस्ट समझते हैं ना, कि देखिए, जो टॉपर्स होते हैं ना, जो टॉपर्स क्या करते हैं, जैसे आप लोग भी टॉपर्स हैं, कोई ना कोई टॉपर्स ये लेक्चर देख रहा होगा। टॉपर्स के अंदर मैं भी जब तैयारी कर रहा था, पहली बात तो मैं टॉपर नहीं हूं, मैंने भी देखा था कि वो लोग, जैसे हम लोग नोट्स कॉपी बनाते हैं क्लास में, नोट्स कॉपी बनाया करते थे, और आपके बीपीपी या शीट कॉपी बनाते थे, लेकिन एक तीसरी कॉपी बनाते थे टॉपर्स, वो हम, जबकि मैं नहीं बनाता था। भाई तो मैं कह रहा हूं कि जो चीज मैंने गलती की मैं आपको गलती करने नहीं दूंगा, ठीक है? वो तीसरी कॉपी जो बनाते थे, वो बनाते थे टेस्ट पेपर एनालिसिस। मेरे भाई, मैं सही बता रहा हूं, कुछ वो बच्चे अच्छी रैंक, अच्छी आईटीज में मौजूद है मेरे भाई, अच्छे एम्स, दिल्ली वगैरह में पढ़ाई भी सीख रहे हैं बेटा। सही बता रहा हूं, मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो वहां पे मौजूद हैं ऑलरेडी। ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाकई हमारे टेस्ट पेपर एनालिसिस करने से हमारी रैंक में काफी अंतर आ जाता है। बेटा एक बात बता देता हूं, हार्ड वर्क सब करते हैं, स्मार्ट वर्क से सिलेक्शन होता है। स्मार्ट वर्क यही है, कुछ लोगों से अलग करना। तैयारी तो सब कर रहे हैं ना, बेटर तैयारी कौन कर रहा है, वो इसे सुनिश्चित होता है कि आप अपने टेस्ट पेपर का एनालिसिस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अब दूसरा सवाल, अभी तो मैंने बताया कि टेस्टिंग क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अगर साइंटिस्ट टेस्टिंग करते हैं तो हम तो अभी पैदा हुए हैं, किसमें? जेईई और नीट में। ड्रॉपर तो जानते ही हैं, ड्रॉपर तो पैदा होने की बात ही नहीं मैं कहता हूं, ठीक है? खैर, चलिए आप सुनिएगा कि टेस्ट पेपर एनालिसिस कैसे करते हैं। मेरे भाई, अगर आप एक जेईई एस्पिरेंट हैं तो आपको पता है आपके पेपर में फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री ऐसे करके सेक्शंस आते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन फिजिक्स, 30 क्वेश्चन मैथ, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के रहते हैं, जिसमें आप 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। इसका मतलब टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं। यही जो बच्चे नीट एस्पिरेंट है हमारे, उनके उसमें उनके एग्जाम क्या होता है? फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी होता है। और आपको पता है मेरे भाई, आपके फिजिक्स की 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री की 50 क्वेश्चन और बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं। और जेईई एस्पिरेंट्स के लिए टोटल कितने होते हैं? 75 होते हैं। क्लियर? चलिए, अब मेरे भाई समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात। जैसे मान लीजिए एक सेक्शन उठाऊंगा मैंने मान लो मैथ सेक्शन उठाया, ठीक है? कैसे मैं एनालिसिस करना सिखा रहा हूं वो देखिएगा। मान लीजिए आपने मैथ को उठाया, ठीक? मैथ में आपको जब आंसर की मिलती है आपको, तो आपने देखा कि आपके कितने आंसर सही हैं, कितने गलत हैं। वही मैं एक एग्जांपल लेके काम करता हूं। जैसे मान लीजिए आपके मैथ में, मैथ सेक्शन आपने खोला, क्या क्या करना है? मान लीजिए आपने एक पेपर, जो टेस्ट पेपर एनालिसिस वाली कॉपी रहती है, उसमें आप सेक्शंस लिखोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अगर आप जेईई एस्पिरेंट होगे। बायो वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है? अब सुनना बात ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर पहले मैं मैथ एग्जांपल, मैथ के नीचे लिखा हूं तो मैथ में आपने 1 to 25 जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उनको लिख लिया।
अब सुनिए, उठाइए आंसर की। क्या उठाना है? आंसर की। आंसर की उठाया, आपने मिलाया कि आपका पहला क्वेश्चन क्या हुआ? सही हुआ। पहला क्वेश्चन क्या हुआ? सही हुआ। अब मैं यहां देख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे टाइमर चल रहा है, क्योंकि आदेश मिला है ना टीम के थ्रू की वीडियो छोट शॉर्ट होना चाहिए। मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन क्या हो गया? सही हो गया, लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। अब गलत क्वेश्चन आप इसे 1 लिखा राइट, सेकंड लिखा रॉन्ग। इसी तरह आप कॉज लिखिएगा, एरो बनाइएगा, क्या कॉज हो सकता है। अब मैंने तो 5-6 कॉज लिखे, आपका तो कॉज एक ही होगा ना। लेट सपोज आपका कॉज हुआ पहला कि आपने क्या कर दिया? सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक किया तो लिखना सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक माने हड़बड़ी में गड़बड़ी आप कर जाते हो, तो लिखना कुछ और रहता, लिख कुछ और, फॉर्मूला कुछ और लगाना रहता, लगा कुछ रहे हो। इसका मतलब आप देखिए कि आपका सिली मिस्टेक हुआ है क्या उस रॉन्ग क्वेश्चन में। दूसरी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? इम्प्रॉपर रीडिंग ऑफ क्वेश्चन। पेपर देते हैं, फिर आके यहाँ पे देखते हैं, दोबारा क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो पता चला अच्छा ये गड़बड़ी है, तो यहाँ ये दिया था, हम कुछ और लिख दिए। तो रॉन्ग आंसर होने का पहला कारण तो सिली मिस्टेक हो गया, दूसरा कारण क्या हो सकता है? इम्प्रॉपर रीडिंग एक कारण हो सकता है। चलिए अच्छा, मान लीजिए आपका एक और कारण हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक। मान लीजिए कोई कैलकुलेशन में आपने मिस्टेक कर दी हो, वहां पे पता चला सब कुछ सही लगाया, सारे कॉन्सेप्ट सारा थ्योरी सही लगाया, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट ही गलत, कैलकुलेशन ही गलत कर दिया। लगना लिखना था 2 लिखना था, लिख दिया हमने 3 गलती से। तो ये सब चीजें मतलब फॉर्मूला कुछ और लगाना था, उसमें कैलकुलेशन कर रहे हैं, हल्की सी मिस्टेक हो गई, पूरी नीचे की कैलकुलेशन पूरी गलत हो गई, आंसर तो गलत आएगा। लगाना तो क्या है मेरे भाई? आंसर लगाना। तो कैलकुलेशन मिस्टेक भी आपके रॉन्ग आंसर का कारण हो सकता है। नेक्स्ट कारण मैंने सोचा, मैंने मतलब बच्चों से मैंने पूछा, तब मैं यहां पे देख रहा हूं। आपका चौथा कारण हो सकता है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आता था। माने आपने क्वेश्चन पढ़ा, जैसे क्वेश्चन आया आपके जेईई में एग्जाम में, आपने क्वेश्चन देखा, ठीक, ये जेईई या नीट की बात करो, क्वेश्चन आपने देखा, आपको लगा यार कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आता है, थोड़ा सा आता है, तो आप कहां पे जाएंगे? एलिमिनेशन मेथड में। तुक्काबाजी करेंगे, लेकिन क्या करेंगे? एलिमिनेशन वाला निकालेंगे। तो एलिमिनेशन आपने लगाया, और मान लीजिए एलिमिनेशन से उस क्वेश्चन हो गया गलत, तो लिखिए एलिमिनेशन लगाया, क्वेश्चन हो गया हमारा गलत। इसका मतलब एलिमिनेशन हमको अभी थोड़ी देर के लिए ट्राई नहीं करना है। समझिए, समझ में क्या कर रहा हूं। अगला कॉन्सेप्ट एक हो सकता है, क्या गलत हो गया मेरे भाई? अगला हो गया तुक्काबाजी में। कितने आपने गलत की? तुक्काबाजी। तुक्काबाजी मैं कहता हूं बिल्कुल मत किया करिए। रॉन्ग आंसर होने का एक और कारण होता है तुक्का, और तुक्का से जेईई और नीट में क्या होता है मेरे भाई? जेईई में तो नेगेटिव मार्किंग अच्छी खासी हो जाती है, क्योंकि हर बार उनका पैटर्न क्या होता है मेरे भाई? चेंज रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाती है। तो इसका मतलब हमारे रॉन्ग आंसर के कितने कारण हो सकते हैं? 5। पहला तो सिली मिस्टेक, दूसरा इम्प्रॉपर रीडिंग, तीसरा कैलकुलेशन मिस्टेक, चौथा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आता था, एलिमिनेशन की वजह से गलत हो गया थोड़ा सा, अगर छोड़ देते तो -1 से बच जाते हैं। तुक्का जानती हूँ, तुक्का तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का नहीं लगाना है। एलिमिनेशन की मैं छूट दे सकता हूं, लेकिन तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना बेटा, बिल्कुल नहीं। समझाई बात? क्योंकि इसका मतलब हुआ आपको वो चीज नहीं आती, उस पर तुक्का लगा रहे हो। ठीक है, तुक्का वही यार, देखो मैं तो जान जाता हूँ, मैं जब यही देने जाता था, कुछ बच्चे दिखते थे हेड डाउन करके सो रहे होते हैं भाई। मतलब आप एक एग्जाम, एक युद्ध में आए हो, मैदान में उतरे हो, इसका मतलब ये नहीं मतलब है कि सो जाओ। अब एकदम जज्बे के साथ बैठ के मस्त सिटिंग में बैठ के एकदम एग्जाम देना चाहिए। ठीक है, चलिए अच्छा, दूसरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। इन्हीं 5 में से कोई कारण होगा, आप डायरी में अपने लिख लीजिए। ठीक है, अब ये नहीं कि अगले टेस्ट में कोई गलती करनी, नहीं, उसको इंप्रूव करना है, और 3-4 टेस्ट के बाद देखना है कि मोस्ट गलती कहां हो रही है, उसको एनालिसिस कहते हैं, यही एनालिसिस करते हैं। इसी तरह आप लास्ट, मान लीजिए आप साल भर तैयारी कर रहे हैं, तो आखिरी में आते आते वो चीज अपने आप को देखना है कि वो चीज मैंने इंप्रूव करी है कि नहीं की है। ठीक है, मान लीजिए 90% हर टेस्ट में आप सिली मिस्टेक कर जा रहे हो, तो आखिरी में आपको ध्यान रहेगा कि हमको सिली मिस्टेक नहीं करनी है। आखिरी में आप देख रहे हो कैलकुलेशन मिस्टेक ज्यादा हो रही है, कैलकुलेशन मिस्टेक का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, तो आप कैलकुलेशन में जेईई एग्जाम देने जाओगे, जो जनवरी में आपका जेईई होगा, जनवरी जब भी हो, इसका भी वीडियो मैं आपके सामने ले आऊंगा कि जेईई की एनालिसिस करूंगा इस पर कि डेट क्या हो सकती है क्या नहीं, उस हिसाब से बता रहा हूं। मान लो जनवरी हम एग्जाम पर लेके चलते हैं, तो दिसंबर तक आते आते, हर महीने आप टेस्ट देते होंगे, तो दिसंबर तक आते आते आपको पता चल जाएगा कि इन 5 गलतियों में से आप कौन सी गलती सबसे ज्यादा कर रहे हो, और उसी पे आपको फोकस कर लेना है। बोलो हाँ है ना, क्योंकि जनवरी में जेईई होता है तो 1-2 वीक का टाइम आराम से आपको मिल जाता है फर्स्ट ऑफ, तो उसमें आप अपनी को इंप्रूव कर सकते हैं। क्लियर? तो ये 5 कारण हुए आपके सवाल गलत होने के। अच्छा, मान लीजिए तीसरा आपने सही किया, चौथा आपने सही किया, +4 भी लिखते जाए, कॉन्फिडेंस आएगा। मान लीजिए 5वां क्वेश्चन आपने छोड़ा था, क्या छोड़ा था? छोड़ दिया था। अब छोड़ने के क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण तो आलस।
मेरे भाई सवाल देखा इतना बड़ा, भैया हमसे नहीं हो पाएगा, सो जाओ। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आलस नहीं करना है। कुछ बच्चे आलस के चक्कर में पेपर छोड़ आते हैं, बेटा बिल्कुल नहीं करना। आप कहां पर हैं, कहां पर बैठे हैं, किस एग्जाम को दे रहे हैं, ये क्यों भूल रहे हो यार। आलस आपको नहीं दिखाना है, जेई देने जाना है, प्रॉपर अपनी बायोलॉजिकल साइकिल इंप्रूव करिए एग्जाम से पहले, प्रॉपर उठिए 9 से, मेरे भाई मैं आपको सलाह देता हूं 9 से 12, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 9 से 12 या 10 से कुछ, तो 10 से 11, 11 से 12 से जो भी होता है, इस टाइम अपने माइंड में, अपने माइंड को खूब अटेंटिव बनाना अभी से चालू कर दीजिए। कोई भी पेपर, कोई भी टेस्ट पेपर होते हैं, मोस्टली आई थिंक टाइमिंग 9 से 12 ही होती है, 10 से 1 होती है, ठीक है। यही 10 से 11, 11 से 12 से यही टाइमिंग होती होगी, मतलब मुझे जहां तक पता है हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का, और टेस्ट पेपर सीरीज वालों का भी यही पैटर्न होता होगा, ठीक है। तो अगर आप खुद से कुछ प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इतने टाइम ही क्लियर करिए, क्योंकि आपका माइंड अभी से अटेंटिव होगा उस टाइम में, तो वहां पे आपको आलस नहीं आएगा। और शाम वाली शिफ्ट के लिए 2 से 5 होता है आई थिंक, या 3 से 6 जो भी होता हो, तो उस टाइम भी, मतलब सुबह का टाइम 9 से 12 या 10 से 2 से 5, या फिर आपका 3 से 6, 3 से 4, 4 से 5, इस बीच 2 से 6 और 9 से 1, इस बीच आप खूब अच्छे से पढ़ाई किया करिए। अपना माइंड जितना ज्यादा अटेंटिव होगा उतना वहां पे आलस कम आएगा, ठीक है। चलिए अगला छोड़ने का क्या कारण हो सकता है। आपने सवाल देखा, आपको लगा कि यार इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं आता है, आपको लगा -1 हो जाएगा, चलिए वो आपने छोड़ दिया, तो छोड़ने का एक कारण हो सकता है। अच्छा, एक और कारण हो सकता है मेरे भाई, कि पता चला वो सवाल आपको आता था लेकिन प्रेशर की वजह से वो आप भूल गए। बेटा इसीलिए कहते हैं कि बिंदास होकर एग्जाम दीजिए, प्रेशर में आप गड़बड़ी कर देंगे। देखिए कॉन्सेप्ट पता जी आता था आपको, सवाल को देख के मुंह में लाल टपक रही थी, नहीं मुझसे सवाल हो जाएगा, लेकिन प्रेशर की वजह से पता चला गड़बड़ा गया। जब भी प्रेशर आए तो प्रेशर पहले हल्के हो जाइए, फिर उसको काम करिए, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि एग्जाम सेंटर जाने से पहले खूब हल्के होके देन फिर जाइए, आगे मूव करिए, ठीक है। सो प्रॉपर नींद लेके जाइए, नहीं तो भी प्रेशर में आप पता चला आता हुआ कॉन्सेप्ट भी आप गलत कर सकते हैं। एक तो आलस हो गया छोड़ने का कारण, दूसरा क्या कारण हो गया कि कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। अच्छा, अगला कारण क्या हो सकता है छोड़ने का। अरे भाई साहब इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर लग गया भाई, मतलब आता है, सुनिएगा आता है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन देख के डर गए। बेटा जब भी बड़ा क्वेश्चन आए ना, जेई को भी पता है इस बच्चे को 3 से 4 मिनट में से सवाल होने चाहिए, उसको आइडिया होता है, तभी वो 3 घंटे के पेपर में उस तरह पेपर को अरेंज करता है, समझ में आया। तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन 5 मिनट का है जेई के अकॉर्डिंग। तो जब भी कोई बड़ा क्वेश्चन आए तो बेटा देख के इसको डरे नहीं, बिल्कुल डरे नहीं मेरे भाई। डरने और सुनिए, जब भी बड़ा क्वेश्चन आए आपको कॉन्सेप्ट आता है, सब कुछ आता है, वो चैप्टर अच्छे से आता है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन देख के डर गए मेरे भाई। आलस तो उसमें तो कुछ नहीं आता आलस में, लेकिन इसमें आप देख के डर गए तो क्या करिए, क्वेश्चन को पार्ट से करिए। उस क्वेश्चन को उठाइए, डरिए नहीं, वो अपने रफ पेपर में लिखिए और फिर इसको पार्ट वाइज करिए। पार्ट वाइज पहले अलग पार्ट सॉल्व किया, फिर अलग पार्ट सॉल्व किया, फिर अलग पार्ट सॉल्व किया। पार्ट वाइज करेंगे तो वाकई, और जेई यही करता है, बड़े क्वेश्चन में आपसे यही इच्छा रखता है कि आप इसको पार्ट मेथड से करें। पार्ट वाइज करेंगे फिर आपको चीजें आसानी से, फिर ओवरऑल फिर चीजें देखने को लगेंगी, अच्छा ये यहाँ ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये वैसे हो रहा है। अलग अलग पार्ट से क्वेश्चन का एनालिसिस किया, पहले डर दूर कर लिया, फिर उसके बाद कंबाइन से आप उसका आंसर को आसानी से निकाल सकते हैं। तो डर का कारण क्या है, वो जेई तुमसे क्या चाहता है कि तुम पार्ट मेथड अप्लाई करो, ठीक है। तो पहला तो मेथड आलस हो गया छोड़ने का, दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं आता है, प्रेशर में भूल गए तो हल्के होके जाना मेरे भाई, और तीसरा डर गए। डरने का क्या मतलब उसका उपाय क्या है मेरे भाई। डरने का उपाय है कि क्वेश्चन को किस में करें, पार्ट मेथड में करें, ठीक है। चौथा भाई, आपने क्वेश्चन को देखा, एक और कारण हो सकता है छोड़ने का, आपको लगा कि ज्यादा टाइम टेकन है, कैलकुलेशन भारी पड़ेगी, इसको छोड़ देते हैं। तो ये सही तरीका है। अगर आपको लग रहा है कैलकुलेशन भारी पड़ रही है, ओवरलोडेड कैलकुलेशन है, 5 मिनट से ज्यादा जा रहा है, और एक क्वेश्चन को आप वैसे तो 3 मिनट देना होता है, लेकिन आपको लग रहा है कि ज्यादा मतलब कि बड़ा हो जाए, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, 6-7 मिनट लग जाएगा, तो उसको छोड़ दे आखिरी में जब टाइम बचे। तो अगर टाइम नहीं बचता आपने छोड़ दिया, तो ये सही कारण हुआ छोड़ने का कि हाँ कैलकुलेशन भारी लग रही थी, आपने छोड़ दिया, ठीक है। तो ये सही कारण है, मैं मानता हूं, ठीक है। और नॉट विजिटेड, बच्चे क्या करते हैं, पूरा पेपर विजिट ही नहीं कर पाते हैं, तो बाद पता चलता है यार ये सवाल तो इजी था, हमने तो छोड़ दिया, ठीक है। ये गलती नहीं करना, पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है। हम जल्दी से जल्दी, मैं पहला वीडियो आपको दूंगा कि जेई कब होगा, उसके एक्सपेक्टेड डेट बता दूंगा, और अगला वीडियो हमारा आएगा कि क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। अभी तो मैंने टेस्ट पेपर एनालिसिस के बारे में बताया बेटा, यही तरीका है, यही 5 कारण है रॉन्ग आंसर के, यही 5 कारण होते। सबसे बड़ा कारण छोड़ने का आलस होता है बेटा, इसलिए अपनी बायोलॉजिकल साइकिल अच्छे से मेंटेन करें, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से आप एक कॉपी में, पहले बात तो पेन कॉपी लेके बैठी, जब भी कुछ बातें मैं बताता हूं इंपॉर्टेंट
इन्फॉर्मेटिव, कॉपी पे लेके बैठा करिए, इसको नोट करिए वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसको प्रॉपर, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा कि जेईई कब होगा, उससे आप अपनी तैयारी को मेंटेन करिए और टेस्ट देते रहिए, डरिए बिल्कुल नहीं, चाहे आपको सवाल आए चाहे ना आए। और एक बात ध्यान रखें, 3 घंटे सिटिंग का तरीका तो सीख जाएंगे, ये 3 घंटे आपको बैठने का एक आदत पड़ जाएगा। बहुत बच्चे यार आलस के मारे सब गड़बड़ी करते हैं, बेटा आलस नहीं करना है आपको, ठीक है। 3 घंटा कम से कम बैठो, तो एक आदत बनाओ कि 3 घंटे बैठ के हमको पेपर देना, चाहे उसमें आए चाहे ना आए, हम क्वेश्चन को घूरते ही रहे, लेकिन आदत तो पड़ रही है ना, क्वेश्चन को देख रहे हो ना, नहीं तो फिर जेईई में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।